दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर CB यादव, फैकल्टी ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के साक्षात्कार के कुछ ऐसे पहलुओं पे जो मुझे लगता है कि जिसमें मेरी भी अपनी समझ बनी कि जो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं उन पहलुओं को खोल देता हूँ कि आज चर्चा किस पे करेंगे। तो आज का जो चर्चा का हमारा मुख्य बिंदु है वो ये है कि जब इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष हम जवाब देते हैं तो हमें आता है या नहीं आता है, या हमारा ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, तरह तरह के अलग अलग डिज़ाइन के क्वेश्चंस होते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक उत्तर देने का सबसे सही तरीका क्या हो। देखिए दोस्तों, सब कुछ तो इसी पे डिपेंड करता है। जब आप इंटरव्यू दे के चले जाते हैं तो सब कुछ तो इसी पे डिपेंड करता है कि आपने अपने आंसर कैसे रखे हैं। नॉलेज तो 19-20 लगभग सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन जो आंसर रखने की जो टेक्निक है, जो कला है, वो क्या है, क्योंकि वो इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष तो वही प्रभाव छोड़ती है। तो वो टेक्निक क्या हो, या आपको जैसे सवाल का जवाब नहीं आ रहा हो, या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस हो, या ऐसी जगह से सवाल शुरू हो गए हो जो जहां आपकी तैयारी नहीं हो, तो उन परिस्थितियों में आप क्या करें, किस तरह से आपके निर्णय होंगे, वही सारा आपका साक्षात्कार बोर्ड पर प्रभाव रहता है। तो आज हम कुछ ऐसी चर्चा करते हैं, लेकिन मैं इस बातचीत को शुरू करने से पहले ही ये बात आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ दोस्तों कि ये कोई मेरा ब्रह्म ज्ञान नहीं है। जैसे मैं तो खुद एक जिज्ञासु रहता हूँ। मेरा खुद के बहुत सारे अपने इंटरव्यू अलग जगह हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू प्रोग्राम्स को मैंने चलाया है। मैं विद्यार्थियों से लगातार रूबरू होता हूँ। अभी पिछले 5-6 महीनों से जो प्रोग्राम चल रहा है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों से इंटरेक्शन से मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और बहुत सारे जो हमारे गेस्ट आते हैं, बहुत बड़े बड़े सीनियर प्रोफेसर, जो PhD के चेयरमैन, उनके अपने अनुभव होते हैं, उनको सबको मैं लिखता भी हूँ, क्योंकि इस गलतफहमी में या इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है। और मेरे पे तो जिम्मेदारी है इस बात की कि जब मैं ये प्रोग्राम चलाता हूँ तो मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें क्या हो सकती है। तो हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम में तो लिखता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, इनको नोट करता रहता हूँ जहाँ से भी अच्छी चीज़ें मिलती है। और इसीलिए आज के भी इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कि मुझे इस पॉइंट पर आपसे चर्चा करनी चाहिए, तो मैंने चीज़ों को लिख लिया है। तो इसको हम ये कहें कि प्रभाव छोड़ने वाले जवाब कैसे हो, या थोड़ा मैंने इसको पॉजिटिव सेंस में लिया है। आप थोड़ा ऐसा भी देख सकते हैं कि अमूमन क्या गलतियां करते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं, मैं आपको सिर्फ ज्ञान देना कभी भी उचित नहीं समझता, किसी भी वीडियो में, इसमें भी नहीं समझता। मुझे लगता है कि मैं ये सोचता हूँ कि एक स्टूडेंट के तौर पर आप क्या क्रियाएँ अपनाएं, कैसे उन चीज़ों को अपने व्यक्तित्व से आत्मसात करें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको सब कुछ पता लग जाना, ये इससे कुछ नहीं होना है। अल्टीमेटली होगा इससे कि आपको वो चीज़ जो क्वालिटी है, वो जो एक इंटरव्यू के भीतर क्वालिटी होती है, वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बने, वो आपकी क्रियाओं के भीतर रिफ्लेक्ट हो। और तो मैं कुछ ऐसी क्रियाओं को भी जो मेरे अपने अनुभव से मुझे प्रतीत होती है, मैं आपसे साझा करूंगा। तो अब बिना देरी किए हुए दोस्तों कुछ चीज़ों को साझा करता हूं मैं आपसे। तो पहला पॉइंट ये है कि एक अच्छा उत्तर क्या हो। सीधा ही हम इस पे आते हैं कि एक बेस्ट आंसर कैसे हो। जैसे आपसे इंटरव्यू बोर्ड ने एक सवाल पूछा, तो इसका सबसे सही तरीका क्या होता है उत्तर देने का, तो मैंने पहला सवाल यही रख लिया। तो 3-4 चीज़ें होती है। नंबर 1, हमेशा जो आपका उत्तर है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। टू द पॉइंट का मतलब ये कहने को तो ऐसा होता है, बड़ा आसान होता है, टू द पॉइंट आप आंसर दीजिए, लेकिन इसके थोड़े मीनिंग समझिए आप। नहीं, हम थोड़ी सी सामान्य भाषा में कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि प्रश्न का जो जीस्ट है उस पे उत्तर हो, प्रश्न का जो ईसेंस है उस पे आंसर हो। लेकिन ईसेंस पे आंसर तो तब होगा जब ईसेंस समझ में आएगा, उस प्रश्न की आत्मा समझ में आएगी। इसीलिए क्वेश्चंस जब आपको साक्षात्कार बोर्ड का मेंबर पूछता है तो आपको उनकी आंखों से एक ऐसा सम्मानपूर्वक आई कांटेक्ट रहे कि आप ये समझने की कोशिश करें कि अल्टीमेट जो बोर्ड मेंबर है वो पूछना क्या चाहता है, उस प्रश्न की आत्मा क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि प्रश्न की आत्मा को समझने की कोशिश करें जहाँ तक संभव हो। मैं ये नहीं कहता कि पूरी हो, लेकिन उसको कोशिश करें। और दूसरी चीज़ ये है कि टू द पॉइंट का मतलब होता है कि जनरली ये गलती मोस्टली विद्यार्थी, मैं तो रोज़ इंटरेक्ट करता हूँ, वो बैकग्राउंड बनाते हुए बड़ा आंसर देते हैं। देखिए मित्रों, 12-15 मिनट का समय में सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तो जो आत्मा पे टू द पॉइंट का मतलब होता है जो पूछा गया उसका उत्तर रखा जाए।
और इसमें आंसर रखने की जो सबसे बेस्ट टेक्निक जो मैं अलग अलग अनुभवों से सीखा हूँ वो यह है कि आंसर पॉइंट वाइज होना चाहिए। जैसे सर इसके 3 पक्ष है, भले ही 4 हो तो चौथा जोड़ दीजिए। सर मुझे लगता है इसके 5 पक्ष है, 1 2 3 4 5। सर इसके 2 पक्ष है। तो ऐसे अपने आंसर को पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे 1 2 3। तो पॉइंट में जब बात कहते हैं तो उस बात का प्रभाव ही कुछ अलग रहता है। अगर आप में ये क्षमता डेवलप हो जाए तो निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ दोस्तों आप एक इंटरव्यू में एक अलग स्किल डेवलप कर चुके होते हो। मेरा जो साक्षात्कार प्रोग्राम चलता है उसमें मैं सबसे ज़्यादा कोशिश इसी बात की करता हूँ कि आप पॉइंट वाइज 1 2 3 आप पॉइंट वाइज उस जिस्ट पे आंसर देने का एक स्किल डेवलप करो। हम चर्चा करेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो क्या करें, हम प्रश्न की आत्मा को समझें। क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में नहीं जाए, बिंदुवार उत्तर दें और हमेशा ईमानदार रहे। और एक चीज़ और जो मुझे लगता है, मैंने अपने अनुभव ज़्यादा है उसमें, वो ये है कि अपने जो उत्तर है उसमें से कोई एक, हर प्रश्न में नहीं होता ये, कभी कभी कोई अगर आपको लग गया कि ये आपका अपना एरिया है जहाँ से आपसे सवाल पूछा है, तो कुछ ऐसी नई चीज़, ऐसी इनोवेटिव चीज़, ऐसी चीज़ जिसमें लगता है कि आपने वो पढ़ी थी तो आपको बड़ी खुशी हुई थी कि ये चीज़ आपके हाथ लग गई हो, वो कुछ नया इनोवेशन, मुझे इसका कोई शब्द नहीं मिल रहा था, वो अपने आंसर में रख दे। मित्रों, पूरा इंटरव्यू जो होता है ना वो आपको हाईएस्ट स्कोर नहीं दिलाता। जो ये हाईएस्ट आते हैं ना वो उससे नहीं होता। 1 या 2 उत्तर होते हैं और 1 या 2 उत्तर में मौका मिलने पे ये चीज़ रखी जा सकती है। चलिए, समय बहुत कम रहता है, मैं ज़्यादा बोल जाता हूँ। चलिए, दूसरा है, एक दूसरी चीज़ होती है कि आंसर देते समय एक सही प्रॉपर आई कांटेक्ट क्या होता है, ये बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे लगता है कि ये अभ्यास से विकसित होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी बताना और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि इसे अभ्यास से कैसे डेवलप करें वो भी देखें। तो क्या क्या हो, पहली चीज़ है कि ये आई कांटेक्ट हो वो सहज होना चाहिए। ये सहज का बहुत गहरा अर्थ होता है, ऐसे घूर के देखना, ये करना नहीं। बहुत सहज का मतलब होता है नेचुरल आई कांटेक्ट। और नेचुरल आई कांटेक्ट में मैं एक और चीज़ कहता हूँ, वो है कि आई कांटेक्ट सीधा, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत कम साथी समझ पाएंगे इसको, कि जो आई कांटेक्ट होता है, आप मुझे देखिए थोड़ा सा, कभी कुछ साथी देखा करो ऐसे आंखों को करते हैं, मतलब जब एक आपका अगर चित्त स्थिर है, ये जो आंखें कहते हैं ना कि आंखें सब बोलती है, तो जो आइज है वो आइज की एक स्टेबिलिटी, मतलब उसमें सहजता के साथ में स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो बार बार ऐसे नहीं। तो ये अभ्यास से डेवलप होती है। मैं बताऊंगा कि कैसे हम कोशिश कर सकते हैं। तो सीधी का मतलब होता है, जैसे आप आंसर देना शुरू करते हैं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैंने देखा कि वो ऐसे ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं या साइड में देखना शुरू कर देते हैं। तो सीधी हो और स्टेबल हो। अभी हम इसको देखते हैं कि कैसे डेवलप करेंगे। एक ये बहुत गहरी चीज़ होती है कि ये सहज का क्या होता है। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप सारे सवालों के जवाब दे के आते हैं, लेकिन नंबर आपके 10-12% है ना, क्योंकि अलग अलग पीएससी में अलग अलग मार्क है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि कितने नंबर, जैसे राजस्थान में 24 में से 5 6 4 नंबर आए हैं। तो वो स्थिति क्यों बनती है? नहीं, वो स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि आपकी आँखों में एक चालाकी दिखती है, आपकी आंखों में एक क्या कहते हैं, एरोगेंसी दिखती है ना। आपकी आंखों में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आपका जो बोर्ड मेंबर है उनके प्रति एक प्यार, हाँ ना, एक प्यार। और लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि उनके प्रति एक गहरा सम्मान। जैसे मैं आपको यहाँ आपसे जब चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे मन में ये भाव आ सकता है, अच्छा मैं तो श्री 1008 हूँ और आप नहीं। मुझे लगता है कि आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी उतने ही मेरे से भी हो सकता है ज़्यादा ही हो, वो सब रेस्पेक्टेड है। तो मेरी आंखों में जो आपके प्रति एक प्यार और सम्मान इस मशीन के माध्यम से भी आपको दिख सकता है। तो ऐसे ही क्या होना चाहिए कि आपका बोर्ड के समक्ष क्या होना चाहिए, एक प्यार और सम्मान का भाव हो, एक स्थिरता हो आइज में, और एक क्या हो, सीधी हो। ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा तो फिर भी जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल रूल बना ले। और एक चीज़ ये होता है कि इस बात को कह तो देते हैं सब लोग कि बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ भी
आप जो है सहज भाव से उनको भी इन्वॉल्व करें। तो ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि सवाल किसी एक ने पूछा तो केवल उसी को उत्तर देने लग जाते हैं। सही भी उसी को देना चाहिए, लेकिन नेचुरली क्योंकि वो 2 लोग और है ना, कुछ बोर्ड में 3 लोग होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में 5-6 लोग होते हैं, तो वो भी आपके आंसर को सुन रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप केवल उसी से संवाद करो, अन्य लोगों को भी अपने आंसर में इन्वॉल्व करो। तो अब इसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ से यूट्यूब पे बता देते हैं या कोई इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ बता देते हो और आप उसको करने लग जाते हैं, और मैं जब आपके मॉक इंटरव्यू लेता हूँ तो मुझे लगता है आप सीख करके आए हैं और सीख करके सारी चीज़ों को अपना रहे हैं, और इंटरव्यू बोर्ड को समझ में आ जाता है। जब मुझे आ जाता है तो उनको तो पक्का ही आ जाता होगा। तो ये नेचुरल होना चाहिए दोस्तों, इसको समझिए आप कि जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ कि सर ऐसा ऐसा है, आपने जवाब दिया, लेकिन बीच में जब आप अन्य दूसरे लोगों को लेते हैं तो वो ऐसा नहीं लगे कि आपको याद आ गया तो आप उधर देखने लग गए या याद आ गया तो इधर देखने लग गए। वो एक नेचुरल वे के भीतर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात कि आई कॉन्टैक्ट, एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट कैसे होता है, लेकिन फिर भी एक आई कॉन्टैक्ट बहुत कुछ इंटरव्यू का निर्धारण करता है। उसमें कितना सम्मान होता है, कितना प्यार होता है, कितनी स्थिरता होती है, कितना सहज भाव होता है। एक और पॉइंट लेते हैं, वो लेते हैं कि आखिर जो इंटरव्यू बोर्ड से बातचीत का तरीका क्या हो हमारा। नहीं, रूल तो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं थोड़ा आपसे साझा करना चाहूँगा। देखिए, ये तरीका है ना, उसमें विनम्रता कभी गायब ना हो, और प्राकृतिकता का मतलब मेरा थोड़ा ये भी है कि हर पर्सन का एक अपना व्यक्तित्व होता है। तो आप उसे बहुत कुछ बदलने की कोशिश मत करो कि किसी की नकल करने लग जाओ। उसमें सहजता लाओ, जो है वो सहजता लाओ। शब्दों के बीच एक उचित गैप नहीं है तो गैप लाओ। शब्दों पे एक स्ट्रेस डालने की कला को धीरे धीरे विकसित करो, धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं। लेकिन अगर नहीं होता तो चिंता मत करो, सहज रहो। लेकिन ये तो मत खो, ये तो आपके हाथ में है ना। लेकिन विनम्रता तब तक नहीं आएगी मित्रों जब तक कि आपका इंटरव्यू बोर्ड के प्रति रेस्पेक्ट का भाव नहीं होगा। इसलिए आप उन्हें रेस्पेक्टेड देखो। ऐसा नहीं है कि वो ये तो इंटरव्यू में तो सब कुछ गड़बड़ होता है, ये तो ये होते हैं, अरे ये तो मैं जानता हूँ। नहीं, वो बहुत रेस्पेक्टेड है, वैसे होते ही रेस्पेक्टेड है, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर कुछ नकारात्मकता सुनी हुई भी है तो छोड़ो ना, रेस्पेक्टेड है, कम से कम आपके भविष्य का फैसला कर रहा है। ये भाव लाओ उनके प्रति, एक आदर का भाव लाओ, सम्मान का भाव लाओ। हल्की मुस्कान चेहरे पे होनी चाहिए, जो भीतर की जो बहुत उधेड़-बुन होती है, जो डर होता है, उसको छुपाते हुए एक हल्की मुस्कान। लेकिन ये भी कहना बड़ा आसान होता है। मैं जब कह देता हूँ कि हाँ होना चाहिए, तो मैं होना चाहिए भी मेरी कभी चर्चा नहीं करना चाहता, सच बात ये है। तो ये कैसे हो हल्की मुस्कान, इसको भी ज़्यादातर मैंने देखा है कि विद्यार्थी इसे जब सुन लेता है और वो अपने पर्सनैलिटी के भीतर ला करके इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष आता है, जिससे हमारे सामने बैठता है, तो मुझे लगता है कि वो आर्टिफिशियलिटी आती है उसके भीतर। तो क्या होना चाहिए, उचित समय पे मुस्कान हो। ऐसा नहीं कि हाँ मुस्कुरा रहे हैं, हर समय मुस्कुरा रहे हैं, कौन सी बात ऐसा सवाल है जो रोमांचित करने वाला, तो एक हंसी आती है, एक मुस्कान आती है, तो लगता है कि एक नेचुरल आप किस जगह मुस्कुरा रहे हो। तो एक हल्की मुस्कान हो, और अनावश्यक अंगों का मूवमेंट बिल्कुल ना हो। ये गलती तो मोस्टली होती है। कईयों के पैर हिलते हैं, कईयों के हाथ हिलते हैं, कई जो बैठते हैं तो बैठने की पोस्चर में गर्दन टेढ़ी होती है, जो मैं रोज़ देखता हूँ, आप में से नहीं है। तो बैठने का पोस्चर, एक अननेसेसरी मूवमेंट जो होते हैं ना, वो कब होते हैं, जैसे मैं मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम में आप लोगों को उसका वीडियो भेजता हूँ, उसके पीछे मकसद ये है कि आप अपने आप को एक बार देखो, नहीं है। अब आप सोचिए कि कुछ लोग ऐसे बीच बीच में ठोड़ी पे हाथ लगा लेते, तो ये दिखता है। आप एक सही अनावश्यक अंगों का मूवमेंट ना हो, ये 3 चीज़ें हों। चलिए दोस्तों, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि आखिर ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई, कौन सी वाली, ये आई कांटेक्ट और एक बातचीत का तरीका बेस्ट कैसे हो सकता है, तो मैं उस पर आता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए, पहला तो ये पॉइंट है, मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले ये सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इंटरव्यू में कितने नंबर मेरे आने चाहिए, मेरे को तो 18 ही चाहिए, मेरे को तो 10 चाहिए, नहीं है मेरे को तो ये चाहिए ना, इससे मुक्त हो जाओ, इससे फ्री हो, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है मित्रों।
इससे जैसे ही फ्री होंगे आपका परफॉर्मेंस, आपकी एक नेचुरलिटी बाहर आती है। तो इस दबाव से अपने आप को मुक्त कर लो। मैं भी कह रहा हूँ, जितना कह रहा हूँ उतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। मैंने अपने भीतर देखा है ये इन क्रियाओं को कि परिणामों का कोई नहीं। तो इनसे मुक्त हो जाओ आप, है ना। कैसे होंगे उसका भी हम करेंगे थोड़ा। और एक चीज़ ये कहता है योगा और मेडिटेशन, है ना, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, ये जो 3 चीज़ें, ये तुक्का नहीं है, इनमें पावर है। जो योगा है उससे जो स्ट्रेचिंग होती है उससे मसल्स रिलैक्स होती है, हमारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उसमें। जो प्राणायाम है उस प्राणायाम से हमारी जो श्वास की गति है उस पर कंट्रोल आ जाता है, आपके मन पे कंट्रोल आ जाता है। और जो मेडिटेशन है मित्रों, उस मेडिटेशन से आपका चित्त जैसे जैसे स्थिर होता है वैसे वैसे आपका आई कांटेक्ट का जो सहज भाव है वो आ जाता है। इसलिए इसे इग्नोर ना करें। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, है ना, ज़रूर वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइज ये भी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ये मुझे लगता है कि बेहद कारगर चीज़ है। मुझे भी कभी बड़ी बड़ी चीज़ों से निकलना होता है तो मैं इन्हें अपनाता हूँ, तो उन परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर पाता हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, मैंने बहुतों से भी सुना है और देखा भी है, तो आप भी इसे अपनाइए। तो 2 चीज़ है। तीसरा है कि अच्छे साक्षात्कार की कल्पना मन में करें। नहीं है, अच्छे साक्षात्कार की कल्पना का मतलब है कि आप इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष जा रहे हो, उससे पहले आपको ये हो कि मेरा इंटरव्यू अच्छा होगा, एक गुड फीलिंग की, और उसकी परिकल्पना करें कि आपका अच्छा इंटरव्यू होगा। मतलब ये फीलिंग आपके भीतर हो। और आपने सुना भी होगा ये, आपने कई बुक्स, कई चीज़ें अभी तो इसको एक्सप्लेन भी किया, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसमें साइंस नहीं है। जब आप एक अच्छी कल्पनाएं करते हैं तो एक अच्छा एनर्जी का बंडल आपके चारों तरफ बनता है, और जैसी परिकल्पनाएं आप करते हैं निश्चित तौर पर वैसा ही फिर आपका एक्ट के तौर पर तब्दील होती है, और आप उस दबाव से भी मुक्त हो जाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। और एक होता है कि अपने कुछ तकिया कलाम शब्द है जो आपकी भाषा में कुछ विशेष प्रकार के शब्द है, जैसे अपुन, ये बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं। तो उन तकिया कलाम शब्दों को आइडेंटिफाई करो। जब मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम आते हैं तो मैं निश्चित तौर पर इसे आइडेंटिफाई करवाता हूँ, तो उन पे फिर उनको धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करो। तो मैंने आपकी कुछ क्रियाएं बताई हैं दोस्तों। समय कम रहता है तो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक और है कि यदि कोई प्रश्न समझ में ही नहीं है, आपको लगता है कि इंटरव्यू बोर्ड ने आपको बोला और प्रश्न समझ में ही नहीं आया, निश्चित तौर पे आपको क्या करना चाहिए उस परिस्थिति में, उसे विनम्रता से आग्रह करना चाहिए, सर मैं समझ नहीं पाया, क्या आप प्रश्न को रिपीट कर सकते हैं? नहीं है तो कैन यू रिपीट सर? तो आप बिल्कुल विनम्रता से कहिए। जब दोबारा इसको प्रश्न को रिपीट करता है इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर, निश्चित तौर पे वो और सरल भाषा में और डिटेल से रिपीट करता है, और उस परिस्थिति में आपको एक समय भी मिल जाता है, और आपको ये समझ में भी आ जाता है कि पूछना क्या चाहता है, और आपके ब्रेन को टाइम भी मिल जाता है। और बीच में एक आधा बार ऐसा करने से, हर में नहीं करना होता है, एक आधा बार ऐसे करने से आपको इंटरव्यू में एक गैप भी मिल जाता है, और उसमें आप रिलैक्स होकर के दोबारा बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। तो ये एक शानदार टेक्निक है कि आप दोबारा पूछें। यदि 2 परिस्थितियाँ होती है, आपको आंसर बिल्कुल नहीं आई, आपको आंसर जो प्रश्न पूछा गया उसके आंसर की पूरी समझ नहीं हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ भी रहा है, आ तो रहा है लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो, ये 3 परिस्थितियां बनती है। इन तीनों परिस्थितियों में क्या कहें? अगर बिल्कुल ना आए तो क्या करें? बहुत ही विनम्रता से कहें, सॉरी सर मुझे इसका जवाब नहीं पता, सॉरी सर मैं अभी इस पर मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा फटा हुआ तो है लेकिन बहुत पुराना हो गया, माफ़ करना सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये ज़्यादा बेहतर है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो नहीं आना कोई अपराध नहीं है, आपने बता दिया। और ये कभी कभी तो इंटरव्यू बोर्ड की ईगो को भी सेटिस्फाइड करता है, सारे प्रश्नों को जवाब दे गया, या आप सोचिए वो इतने बड़े बड़े विद्वान है। ऐसा भी नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए कि कभी कभी बोल दीजिए कि आपको नहीं आता है। ऐसा हो कि आपको पूर्ण विश्वास ना हो, है ना, किसी प्रश्न पे फुल कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप सही हो। तो ऐसी परिस्थिति में 2 तरीके तो मैं बताता हूँ, मेरे विद्यार्थियों को भी बताता हूँ, और भी कई तरीके हम ईजाद कर सकते हैं। उसमें ये कह सकते हो कि सर हालांकि मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूँ।
ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। या फिर आप ये शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात को कह सकते हैं, सर वैसे मेरी इस पर पूरी जानकारी नहीं है या मेरी पूरी समझ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर आपने गलत भी बता दिया तो आप पहले से ईमानदारी से इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हो, तो फिर इंटरव्यू बोर्ड आपके प्रति बहुत सॉफ्ट होता है, वो आपसे प्रसन्न होता है कि आप अपने नॉलेज के प्रति ऑनेस्ट हो। तो ये भी आप करना चाहिए आप लोगों को आंसर देते समय, है ना। एक चीज़ ये होती है कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन हो, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे, मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे, ये उत्तर ना आए ये फैक्चुअल हो सकता है। ये ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना मित्रों, उस पर ये नहीं कह सकते आपको कि आपको आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि आपका अपना ओपिनियन पूछा है। तो कभी भी ऐसे प्रश्नों पे कि सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। सामाजिक न्याय पर आपका क्या विचार है, सर मुझे इसकी जानकारी नहीं है। नैनो टेक्नोलॉजी पे आपका क्या विचार है, सर मुझे उसकी जानकारी नहीं है। एनईपी पे आपका क्या विचार है, सर मुझे इसकी जानकारी नहीं। मतलब आपसे ओपिनियन पूछा है, तो ओपिनियन में आप ना कहे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या हो, इनका उत्तर जरूर देवे आप, लेकिन ओपिनियन में केवल तर्क आधारित आंसर हो। देखिए ओपिनियन में कौन सा ओपिनियन सही और गलत नहीं होता, आप लॉजिक से अपने जो पक्ष लिया, ओपिनियन लिया, उसको आप प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण होता है, नहीं है। तो तर्क इम्पोर्टेंट होता है। क्या कुछ तरीके बताते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को आप सामने रख के देखिए, अगर आप थोड़ा डिलेमा में है तो अपने मॉरल वैल्यूज या कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे सिविल सर्विसेज या आपको क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एज ए प्रोफेसर, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट के वैल्यूज है उनको ऊपर रखिए। तो इनका पता होना चाहिए आपको, एक टीचर की कोड ऑफ कंडक्ट, एक पॉलिटिशियन की कोड ऑफ कंडक्ट, एक ब्यूरोक्रेट्स की कोड ऑफ कंडक्ट के जो वैल्यूज की प्रिंसिपल है वो पता हो, और इन मूल्यों को आगे रखें। और दोस्तों मैं एक चीज़ बिल्कुल यहाँ कहना चाहूँगा, आप इससे ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, जो आजकल ये शब्द, मैं तो खैर इस पे क्या ही कहूँ, इसके बेस पे इस ज्ञान को कम से कम साक्षात्कार में ना लाए। और मेरा अपना अनुभव है मित्रों, आप सब लोग यही गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ से सुनते हो, किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होते हो, वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने रखते हो, तो वहाँ आप फंस जाते हो और वो दिखता है। आजकल के ज़्यादातर विद्यार्थियों में अगर मुझे कोई पूछे कि कोई एक चीज़ जो सर जो आज के विद्यार्थियों में आपको कमी दिखती है, तो मैं कहूँगा ये मुझे ब्लंडर मिस्टेक दिखती है दोस्तों आप सब लोगों के भीतर, कि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नॉलेज के आधार पे अपना ज्ञान परोसते हो, वहाँ पे ओपिनियन देते हो। मैं मोस्टली विद्यार्थियों से अभी 3-4 दिन से पूछ रहा हूँ, बताइए नेहरू की विदेश नीति आदर्शवादी है यथार्थवादी? सर आदर्शवादी। अरे आदर्शवादी कैसे? क्योंकि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ले लिया। सर आदर्शवादी। तो आप सोचिएगा कि ऐसा ना हो, उनका एक लॉजिक हो। आप कोई भी पक्ष ले रहे हो लेकिन फिर तर्क नहीं दे पा रहे हो, फिर दो प्रश्नों के आगे जाके चुप। सर ये स्थितियां ना हो, तर्क आधारित हो। अगर फिर भी सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर बोर्ड सहमत ना हो, मान लीजिए कि सारी कोशिशें कर ली, उसके बावजूद भी आपको लगता है कि बोर्ड तो अभी भी सहमत नहीं हो रहा, तो आप बहुत ही विनम्रतापूर्वक कह दीजिए, सर मेरा इतना ज्ञान नहीं है, मेरी जितनी समझ थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। आप बहुत विद्वान लोग हैं, आप मेरे ज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, आप सही हो सकते हो। तो उस स्थिति के भीतर अगर आपको यू टर्न भी लेना पड़े तो बहुत विनम्रता से बोर्ड को सम्मान देते हुए रहें। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 10 सेकंड का विराम लेता हूँ। ओके दोस्तों, अब आता है कि यदि साक्षात्कार आपकी तैयारी कोई ऐसी जगह आ जाए, है ना, एक ये प्रश्न भी लिया, यदि आपका इंटरव्यू ऐसी जगह से शुरू हो जाए या ऐसी जगह पे चला जाए जहां आपकी तैयारी बहुत कमज़ोर हो, तो ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? ऐसी परिस्थितियों में फिर आप क्या करें? जो आपका मजबूत पक्ष है मित्रों, जो आपका बहुत ही अच्छा तैयारी किया हुआ पक्ष है, ये बहुत स्किल होती है कि जैसे मान लीजिए एक जगह इंटरव्यू चला गया, आपने तैयारी 3-4 पॉइंटों की कर रखी है, जो मैं करवाता भी हूँ, तो क्या करना चाहिए? अपने आंसर में बहुत टैक्टफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही स्किल है। टैक्टफुली तरीके से जो आपके मजबूत पक्ष है उनकी टर्म या उनका ओपिनियन या उनकी कोई विशेष बात को आप अपने आंसर में इंक्लूड कीजिए, ऐसे जोड़िए कि पता न लगे। और जिस शब्द को, जिस टर्म को जोड़ रहे हैं उस पर स्ट्रेस डालिए और उस पर थोड़ा स्पेस लीजिए, नहीं थोड़ा दबाव, ताकि इंटरव्यू बोर्ड का आप ध्यान अट्रैक्ट कर पाओ और आपका
भाग्य अच्छा ही होना चाहिए आप सब लोगों का। निश्चित तौर पे मेरा अपना अनुभव है दोस्तों, मैं देखता हूँ कि अगला सवाल वहाँ से आ जाता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड वो नहीं कभी जो आपका ज्ञान है उसकी परीक्षा नहीं लेता, आपके ज्ञान की परीक्षा लेता है। ध्यान रखिए, कभी भी साक्षात्कार में आपके अज्ञान की परीक्षा नहीं होती, आपके ज्ञान की परीक्षा होती है। तो ज्ञान में मतलब वो वहाँ पे आ जाता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर फिर भी है तो आप बहुत ही पोलाइटली आप मना कर दीजिए कि सर मेरी इस क्षेत्र में बिल्कुल तैयारी नहीं है। और ये भी जब हो तो वो अगला सवाल वैसे आ ही जाता है कि आपकी किस क्षेत्र में तैयारी है, या आप अपनी तरफ से रख दीजिए सर मेरी इस क्षेत्र में तैयारी नहीं है, अगर आप उचित समझे तो मेरी इन क्षेत्रों के भीतर तैयारी है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें हैं, इन सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा, कहीं बाद में बताएंगे, जो अमूमन सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इनको छोड़ रहा हूँ। और अब मैं बिल्कुल जो हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों हमारा इंटरव्यू प्रोग्राम चल ही रहा है, बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, आप सबकी उसमें विश्वास को देखते हुए मुझे बड़ा अच्छा भी लग रहा है। लेकिन इस पे आप लोग पूछते हैं, अब समय तो है नहीं, न कोई इतना सिस्टम है, तो मैं इसी में थोड़ा सा बता देता हूँ इस बहाने। तो क्या क्या जो आपकी नई चीज़ें आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस आपको बताता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे आप एनरोलमेंट करवाते हैं दोस्तों, उसी के साथ आपका इंटरव्यू शुरू हो जाता है, क्योंकि पहला सवाल यही पूछते हैं कि कब शुरू हो रहा है, तो उसी के साथ आपका शुरू हो जाता है। और ये आपके जो साक्षात्कार कब तक चलता है, जब तक आपका इंटरव्यू डेट होती है तब तक चलता है। इसी तरह से डिज़ाइन किया है, तब तक चलता है। और एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, कभी ये दावा नहीं करना चाहिए, और मैं तो बिल्कुल नहीं करता कि आपको तैयार कर देंगे। आपको एक होता है ना कि एक दिशा दिखाएंगे, आपकी जो प्रैक्टिस है उसको चेक करते हुए एक दिशा देने का काम हम लोग करते हैं मेरे इस प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम है मुख्य से इंडिविजुअल बेस्ड होता है, ऐसा नहीं कि कोई क्लासरूम लगा लिया और उसमें लेक्चर दे रहे। हर विद्यार्थी से अलग अलग, प्राय ज़्यादातर सेशन सेपरेट होते हैं, और बहुत मुश्किल होता है एक विद्यार्थी को सेपरेट से समय देना। और जो ग्रुप होती है, कुछ एक्टिविटीज जैसे ओरिएंटेशन, किसी अलग अलग समय अलग अलग विद्वानों को हम जूम पे एक साथ बुलाते हैं। जैसे आने वाली 26 तारीख को हम प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी से डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम उसकी रिकॉर्डिंग भी, हमारी ऐप होती है CB कैंपस ऐप है, उस पर सारी रिकॉर्डिंग भी है, बहुत सारे मेरे लेक्चर की, बहुत सारे अन्य लोगों के लेक्चर की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा प्रोग्राम प्रैक्टिस बेस्ड है, नहीं है, मतलब ज़्यादा अभ्यास के माध्यम से आप में सुधार लाने का, या जो हम करवाना चाहते हो आपको महसूस करवाने की प्रक्रिया है, और आपके पर्सनैलिटी का वो हिस्सा बने। सवाल है कि कैसे आप इसकी हमारी जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसकी 5 एक्टिविटीज़ है। एक होता है 1-to-1 सेशन होता है, 1-to-1 सेशन में एक डिटेल डिस्कशन होता है आपसे, नहीं है। एक बोर्ड टीचिंग सेशन होता है, जिसमें हमारी खुद के बोर्ड टीचिंग के कई सेशन लेकर के फिर प्रैक्टिस करके आप बैठते हैं हमारे सामने। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग हम दे देते हैं। ओरिएंटेशन मैंने आपको बताया, समय समय पे हम करते रहते हैं। एक्सपर्ट के साथ डिस्कशन होता है, और साथ साथ में फिर मॉक इंटरव्यू रहता है, कि मोस्टली इंडिविजुअल होती है। कुछ एक्टिविटीज़ जैसे ओरिएंटेशन है, एक्सपर्ट डिस्कशन है, वो हम ग्रुप में भी करते हैं उनका। और एनरोलमेंट आप कैसे कर सकते हैं, CB कैंपस ऐप पे नहीं है, ये ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, AP असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू का कोर्स है, उसको जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्या कहते हैं वो कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा आपका एक कनेक्शन बन जाता है। बहुत सारे वीडियो आप उसी समय से देख लेते हैं, और हमारी जो टीम होती है वो 24 घंटे के भीतर आपसे कांटेक्ट करती है, और एक डिटेल फॉर्म आपसे भरवा लेती है, और फिर उसके बाद में आपको गाइड कर देती है कि करना क्या क्या है। तो आप मुझसे कॉल करके ना पूछिए कम से कम। और फिर भी और डिटेल जानकारी लेनी हो तो फिर आप इन नंबरों पर जो है 7412902955 पे आप कांटेक्ट करें। और मुझसे कांटेक्ट करनी हो तो मैं बड़ा आदमी तो हूँ नहीं है, श्री 1008 नहीं हो, तो आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन ये नंबर है ना, ये नंबरों पर केवल मित्रों टेक्स्ट मैसेज करना है आप लोगों को, नहीं है। तो मैं कौन, मैं डॉक्टर CB यादव, इस भौतिक शरीर का नाम खुद का पता नहीं। अब लास्ट में थोड़ी सी चीज़ है कि आपको करना क्या है, वो है कि आपके क्या अभ्यास की क्रियाएं हो सकती है इस पूरी प्रक्रिया में, कि आपको क्या करना चाहिए। तो एक चीज़, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दो मित्रों, सबसे इम्पोर्टेंट, अपने इसको ट्रेनिंग दो। सबकॉन्शियस माइंड 2 समय एक्टिव रहता है, सोते समय सोचो कि आपकी पर्सनैलिटी के ये हिस्सा होना चाहिए,
आप विनम्र है, आप उत्तर पॉइंट वाइज देते हैं, आपको चीज़ें आती है और आपका इंटरव्यू बेहतर होने वाला है, इसको सीखो। बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्रिया, इस पर